May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. बैठिए, Good afternoon. बैठिए। आपका नाम आनंद कुमार सिंह है? जी सर। आनंद, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम उन्हीं क्षेत्रों पर आपसे बात करें जिनमें आप सहज हों। तो परिचय में ये भी बताइए कि आप किन क्षेत्रों पर बात करना चाहेंगे हमसे, और थोड़ा सा बेसिक आइडिया दीजिए। सर, जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। हिस्ट्री में सर मेरा ग्रेजुएशन है जी। उसके बाद सर मैंने यूपीपीसीएस 2019 के थ्रू मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर के पोस्ट पर जिला पंचायत में हुआ है। ठीक है। और सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम के थ्रू सर IRS इनकम टैक्स के पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ज्वाइन कर लिया आपने? सर ज्वाइन किया, उसके बाद सर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिया। ईओएल ले लिया? जी। ये ईओएल क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्यों इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं लीव को? सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो सीबीडीटी के थ्रू रूल्स में प्रोवाइड किया गया है, इसके तहत। सीबीडीटी के रूल्स में है? ये तो भारत सरकार के रूल्स में ही है। मतलब सभी मिनिस्ट्रीज में है, सभी सर्विसेज में है। तो जी, सभी सर्विसेज में है, पर जो IRS इनकम टैक्स के लिए रूल्स फॉर्म किया है वो सीबीडीटी ने फॉर्म किया है। क्या रूल्स है बताइए। सर इसके थ्रू अगर कोई कैंडिडेट है, वो एग्जाम अगर नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होना चाहता है, तो सीबीडीटी का ये प्रोविजन है कि वो ट्रेनिंग में रहते हुए एग्जाम नहीं दे सकता है। तो उसके लिए उसको लीव लेनी होगी। ये तो ईओएल एक तरह से कंपल्सरी ईओएल आपको मिल गई। जी। लेकिन ईओएल वैसे क्या है, और ये आपके पूरे करियर में कितने साल मिल सकती है मैक्सिमम आपको? सर इस बारे में जानकारी। और कौन कौन सी लीव्स मिलती हैं आपको अपने करियर में? सर अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकल लीव मिल सकती है। अच्छा, एक जैसे सीएल होती है। जी। सीएल जानते हैं क्या होती है? सीएल कैजुअल लीव है सर, पर वो पता नहीं सर क्या है। कितनी मिलती है साल भर में कैजुअल लीव्स? सॉरी सर। ईएल का नाम सुना है आपने? सॉरी सर। सीएल ईएल पे तो सारी सरकार चल रही है। सरकारी नौकरी करने गए वालों नहीं का है तो सर सिस्टम में, तो इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए। तो अभी आप ईओएल पे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे हैं। ये लीव असल में 5 साल तक मैक्सिमम आपके करियर में मिल सकती है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में ही मिलती है। तो इसीलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कह देते हैं। ठीक है, कुछ और बात बताना चाहेंगे या मोटी मोटी बात हो गई है? सर मेरी हॉबीज को सर मैं बताना चाहूँगा। मेरी हॉबीज सर क्रिकेट खेलना है, पिताजी के कृषि कार्यों में सहायता करना है और आल्हा सुनना है। और आल्हा सुनना जी, जैसा सर आपने कहा कि अगर कुछ इंटरेस्ट ऑफ एरिया बताना हो, तो सर मैं चाहूँगा कि मेरे बैकग्राउंड पर और जो मेरी हॉबीज है उस पर सर क्वेश्चन किए जा सकते। ठीक है, तो आपकी बैकग्राउंड में हम ये मान लें कि आप जिस सर्विस में थे, जिसमें हैं, वो भी आपकी बैकग्राउंड ही है? जी, और फिर जहाँ से मैं सर बिलोंग करता हूँ वो भी है ना। तो मुझे ये बताएं कि जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट आपने इस बीच में पढ़ा कभी, या ट्रेनिंग का वेट कर रहे हैं कि वहां जाके पढ़ेंगे? सर एक उसका परिचय पढ़ा है, मोटा मोटा खाका आपको उसका आइडिया है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? इसका जिक्र भी नहीं पढ़ा आपने? कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आपने क्योंकि सर्विस ज्वाइन भी नहीं की है, तो आपसे इस सब पे ज्यादा पूछना ठीक भी नहीं है। आपको ये पता है कि इनकम टैक्स में आजकल फेसलेस असेसमेंट का सिस्टम शुरू हो गया है? जी। ये क्या है? सर फेसलेस असेसमेंट गवर्नमेंट ने जो एक तरीके से ऑनलाइन असेसमेंट का प्रोसीजर अपनाया है, जिसमें वो जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स ऑफिसर है उसके बीच में जो फिजिकल कांटेक्ट है उसको हटा करके इंटरनेट के थ्रू टैक्स असेसमेंट करके टैक्स कंप्लायंस को बढ़ा। अभी भारत के टैक्स रेवेन्यू में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का कुल प्रोपोर्शन क्या है, हिस्सेदारी क्या है? टैक्स टू जीडीपी रेशियो सर लगभग 11% के आसपास है, जिसमें लगभग 6% जो इनकम टैक्स का पार्ट है उसमें है। पर जो कॉर्पोरेट सर टैक्स है वो इनकम टैक्स से सर ज्यादा है। वो पर सर शायद 8 लाख करोड़ के आसपास कॉर्पोरेट टैक्स इकट्ठा होता है और 7 लाख करोड़ के आसपास जो पर्सनल इनकम टैक्स है। तो कुल 15 लाख करोड़ के आसपास है। जी। और जीएसटी कितना होता है, उसकी तुलना में कितना है? जीएसटी सर अभी जैसे मार्च महीने में देखा गया कि 1.4 लाख करोड़ एक महीने में उसका हुआ। तो अगर इस एवरेज से, वैसे सर एक्चुअल मुझे नहीं पता है, पर मैं एवरेज लगाऊं तो लगभग 12 से 13 लाख करोड़ रुपए। ठीक। पिछले फाइनेंशियल आपने अपने डैफ में लिखा है कि आप अपने स्कूल में संस्कृति ज्ञान परीक्षा में शामिल हुए, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में। ये क्या है? सर ये शांति कुंज हरिद्वार के तरफ से आयोजित की गई एक परीक्षा थी, जिसमें उसमें भारतीय संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, वुमेन पार्टिसिपेशन, इन सब पे क्वेश्चन। संस्कृति क्या होती है और संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है?
किसी भी समाज की जो एक एक तरीके से कह सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसमें हम धर्म को जोड़ सकते हैं, भाषा है, संगीत है, इन सब चीजों को अगर हम जोड़ करके देखें तो उसे हम संस्कृत का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो भाषा, धर्म ये सब संस्कृति है। जी। और सभ्यता क्या है? सभ्यता सर जो किसी भी समाज का जो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसमें हम जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं समाज के अंदर। व्यवस्थाएं जैसे? धर्म भी तो व्यवस्था है। जी जी। भाषा भी एक व्यवस्था है। जैसे सर पहनावा ओढ़ावा को हम सभ्यता के अंदर जोड़ सकते हैं, या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से फॉर्म हुए बने, और जो हमारी देश की जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने बनाया, जो संसद है, इन सब चीजों को हम एक सभ्यता के तौर पर देख सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक सभ्यता है, पर पार्लियामेंट के अंदर कौन सी भाषा यूज करेंगे वो संस्कृति है। जी। इस तरह से कह सकते हैं। पश्चिमी संस्कृति की ऐसी 3 बातें बताइए जो आप चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा बने, और 3 ऐसी जो आप चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा न बने। सर पहली चीज तो जो वेस्टर्न संस्कृति में देखा जा रहा है कि विचारों की आज़ादी है, वो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे पूरी दुनिया को महत्व देना चाहिए। उसके साथ ही सर पश्चिम जिस तरह से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, तो वो हमें एक रोल मॉडल के तौर पर लेना चाहिए सर। तीसरी चीज़ पश्चिम की जो सबसे अच्छी बात है कि जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए और इंस्टीट्यूशंस को जो मजबूती दी, तो वो मुझे लगता है जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनको उससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, और कौन सी ऐसी 3 बातें जो नहीं सीखना चाहेंगे उनसे? सर एक चीज तो सर जो देखा जाता है कि वहां पर नस्लवाद की भावना, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो या ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, आए दिन देखा जाता है। ठीक है। उससे हम दूर हट सकते हैं। दूसरा? दूसरा सर जो व्यक्तिवाद, हालांकि मैं कुछ सेंस में अच्छा मानता हूं, पर जहां पर एक तरीके से बहुत बहुत ज्यादा व्यक्तिवाद हो रहा है, वहां परिवार की भावना टूट रही है, लोग अकेले रहें, तो जो सामाजिक सुरक्षा है वो कमजोर हो रही। तो हमें लगता है ये भारत इस मामले में बेहतर है और भारत को अपनी पुरानी व्यवस्था को जीवित रखना चाहिए। एक सांस्कृतिक सामाजिक इकाई के रूप में परिवार का भविष्य क्या देखते हैं? अतीत में परिवार की भूमिकाएं कुछ अलग थी, आज परिवार की भूमिकाएं पहले की तुलना में कुछ अलग है। भविष्य में परिवार का अस्तित्व और रूप, इसमें क्या राय है आपकी? सर जब से वैश्वीकरण आया है तो संयुक्त परिवार की जगह न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है, लेकिन अब जैसे समाज में देखा जा रहा है कि पुरुष और महिला दोनों वर्किंग हो रहे हैं, तो एक नया ट्रेंड चला है कि वो अपने माता पिता को अपने साथ रख रहे हैं क्योंकि वो बच्चों की देखभाल करते हैं। तो हम न्यूक्लियर फैमिली की जगह अब कुछ मात्रा में संयुक्त परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जहां पर इस तरह की व्यवस्था अगर भविष्य में डेवलप होती जाएगी और इसकी आशा भी की जानी चाहिए, तो वहां पर संयुक्त परिवार सर प्रासंगिक बनता जा रहा है। धर्म और संस्कृति का क्या संबंध है? धर्म संस्कृति का हिस्सा है, संस्कृति धर्म का हिस्सा है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, या काटते हैं, दूसरे को क्रॉस करते हैं? सर मुझे लगता है धर्म संस्कृति का एक भाग है। हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या हमारी जो पूजा पद्धति है कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में धर्म बताता है। और संस्कृति एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है जिसमें हम इन चीज़ों के साथ साथ रहने की चीज जो व्यवस्था है, उसके साथ जो संस्कृति संगीत है और भाषा, इन सबको जोड़ करके देखते हैं।